नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अजय माकन तक, सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और खुद प्रियंका गांधी सब के सब मैदान में हैं। एक बार फिर से दिल्ली में सत्ता का जो सूखा पड़ा है उस सूखे को मिटाने की कोशिश है। हालांकि सूखा मिटना तो संभव नहीं है, लेकिन दिल्ली वासी ये जरूर, और दिल्ली के राजनीतिक पंडित, पॉलिटिकल एनालिस्ट सभी ये जो है अंदाजा एक लगा रहे हैं कि इस चुनाव में कम से कम कांग्रेस को ऑक्सीजन तो मिल ही सकती है। वो वेंटिलेटर से उठ के खड़ी हो सकती है कि आगे चल पाए। राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत की, एक रैली की, और उस रैली के बाद थोड़ा पब्लिक में गए, यमुना दिल्ली में साफ सफाई की स्थिति बताई। पेरिस वाला वीडियो आपको याद होगा कि यही है दिल्ली, दिल्ली की गंदगी देखिए, इसको पेरिस बनाने की बात की थी। फिर एकाएक जब दिल्ली में चर्चा हुई कि अब राहुल की रैलियों का बम्बार्डमेंट होगा, रैलियां और रोड शो, एक के बाद एक रैलियां कैंसिल होना शुरू हो गई, रद्द होना शुरू हो गई। चाहे वो मुस्तफाबाद की रैली हो, चाहे वो सदर बाजार की रैली हो, ये सब एक के बाद एक रद्द होना शुरू हो गई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सदर बाजार में बताया कि तबीयत खराब है, सेहत अच्छी नहीं है, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, इसलिए राहुल गांधी रैलियां नहीं कर रहे हैं। सारी रैली रद्द हो गई। ये रैलियों के रद्द होने के पीछे की असल कहानी समझनी होगी, क्योंकि राहुल की पहली रैली ही दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ हुई थी। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार बना लेती दिल्ली में या बना लेगी, लेकिन क्यों आखिर घर में दरवाजा बंद करके क्यों बैठना पड़ा राहुल को, क्यों बैठ गए? भाव को चर्चा में जोड़िए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत है भाव आपका। नमस्कार। दरअसल समझना आज ये चाहते हैं कि एक जिस तरीके से राहुल एकाएक अपने घर में पैक हुए, सेहत अच्छी है खराब है हमारे पास तो जानकारी नहीं है, जो बताया डीपीसीसी के अध्यक्ष ने उसके मुताबिक सेहत खराब है, लेकिन इसको जोड़ना होगा उस घटनाक्रम से जब अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे अरविंद केजरीवाल पर, जिसमें बड़े खुलासे लेकर के आने वाले थे। ऐन वक्त पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई थी, और उसमें अंदरूनी कई मीडिया रिपोर्ट्स, सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया था कि स्टालिन ने कॉल की थी और राहुल गांधी ने रोक दिया था। यहां पर सवाल पहला यही है कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं क्या? दिल्ली की कीमत पर कुर्बानी दे रहे हैं क्या? और क्या इसी वजह से उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया है? हम लोग बीजेपी के तमाम चाणक्यों की चर्चा सुनते हैं, अब तो कई चाणक्य हो गए, पहले तो एक ही हुआ करते थे, अब तो कई चाणक्य भाजपा में हो गए हैं। क्या राहुल गांधी की इस प्लान को मोदी और शाह भी नहीं समझ पाए हैं? क्योंकि ये टेंशन तो मोदी शाह को देगा। देखिए आशीष जी, ये हम भी जानते हैं, सब लोग भी जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार तो नहीं बना रही थी। दिल्ली में कांग्रेस का वोट परसेंटेज थोड़ा बढ़ भी जाए और जहां जीरो का जो जीरो मिल रहा है उसके जगह 1-2 सीट भी मिल जाए तो बात अच्छी होगी। कांग्रेस एटलीस्ट कम से कम अपना वोट परसेंटेज या अपना कुछ परसेंटेज पीछे अपना वापस लाने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मैं ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने जो सांसद चुनाव अभी हारे, दीक्षित जी को चुनाव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा, जो उनकी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो है अलका लांबा, उनको वहां उतारा। ये बड़े नाम है, इनका बड़ा वजूद है ये नहीं मैं कह सकता, वजूद होता तो बात अलग थी। कुछ लोगों का राजनीति में 2 टाइप के लोग होते हैं जिनका वजूद होता है। देखिए कांग्रेस में एचकेएल भगत का वजूद था, बीजेपी में खुराना जी का वजूद था। ये लोग नेता थे, इनकी जमीन पे पकड़ थी। और एक लोग होते कि नाम बड़ा होता है, उसका ओहदा बड़ा है लेकिन वजूद नहीं है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती है, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वो लड़ी जीत गई, वो इतिहास हो गया। लेकिन वर्तमान में
वो पहली बार एमएलए बनी वो कांग्रेस से, वो आम आदमी पार्टी से। बाकी कांग्रेस से लड़ी, वो बिल्कुल हालत बुरी है। तो एक सिंबॉलिक लड़ाई हम हैं, हम हमारा वजूद वापस लाना चाहते हैं। 1-2% भी प्लस हो गया कांग्रेस के लिए तो मैं अचीवमेंट मानूंगा। 1-2 सीट भी आ गई तो कम से कम कांग्रेस का एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा हाउस में। इसलिए कांग्रेस ने हेवी वेट उतारे और प्रियंका गांधी से लेके खड़गे से लेके तमाम लोग लगे। कांग्रेस का जो मीडिया सेल, मैं जयराम रमेश को तो नहीं कहता, क्योंकि जयराम रमेश तभी एक्टिव होते हैं जब उनको कांग्रेस को निपटाना होता है। लेकिन पवन खेड़ा वगैरह जो बाकी लोग हैं, लोग लगातार आम आदमी पार्टी पे हमला बोल रहे हैं। सुप्रिया सिनेट लगातार आम आदमी पार्टी पे हमला बोल रही है। और ये जो हमला हो रहा है ये सिर्फ अपना वजूद दिखाने के लिए है। वो भी जानते कि सरकार उन्हें बना रहा है। दूसरी बात है कि एक वोट बैंक है, भले ही 2%, 2.5%, 3% जो भी वोट बचा है, वो वोट है जो केजरीवाल के पास किसी हालत में नहीं जाना चाहता, इसलिए कांग्रेस के साथ है। यदि कांग्रेस सरेंडर हो जाए केजरीवाल के साथ तो वो वोट बैंक बीजेपी में चला जाएगा। और बीजेपी वर्तमान में 2-2% वोट के लिए, 1-1% वोट के लिए लड़ रही है, क्योंकि उन्हें दिल्ली जीतनी है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि नरेंद्र मोदी सब दूर चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हैं, वहां की सरकारें उनके पास नहीं होती। और जब से वो आए तब से यही हाल है। तो ऐसे में ताकत तो पूरी झोंक दी, लेकिन फिर आपने कहा कि एकाएक राहुल गांधी बैकआउट क्यों हो गए। ये बीमार होना, ऐसी तो कोई खबर, जनरली क्या होता है कि राहुल गांधी की तबीयत ठीक नहीं हो तो ये कांग्रेस कवर करने वालों को पता पड़ जाता है। ये खबर, या सोनिया जी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सोनिया जी हॉस्पिटल में जाके आ रही है, डॉक्टर देखने जाता है, ये बातें छुपाई नहीं जाती। अब वो यादव, अच्छा क्या तुमने डीपीसीसी बोला, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो मुझे तो याद ही नहीं रहा था कि है कौन अध्यक्ष, है ना। तो यादव ने कहा कि भाई तबीयत ठीक नहीं, तो हो सकता है तबीयत भी ठीक नहीं, लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको। जब आम आदमी पार्टी के समर्थन में ममता जी आ गई, अखिलेश जी आ गए, आरजेडी आ गई, उद्धव आ गए, ये सारे लोग उनके पीछे ताकत के साथ खड़े हो गए। उसका कारण था, उन्हें मालूम था दिल्ली में लड़ाई ये आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, और ये सभी घटक दल जो जो साथ आए। बंगाल में ममता लड़ रही है बीजेपी से, अखिलेश यूपी में लड़ रहे हैं, उद्धव महाराष्ट्र में लड़ रहे हैं, वहां पे तेजस्वी बिहार में लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई बीजेपी के साथ खिलाफ थी, तो ये बीजेपी के खिलाफ लड़ने वालों के साथ होंगे। यदि शिलाजी जैसा माहौल कांग्रेस का होता तो यकीनन वो सारे लोग कांग्रेस के साथ भी होते। हाँ। लेकिन कांग्रेस दिल्ली में ना 3 में है ना 13 में है। यदि कांग्रेस कहीं यूपी में है तो वो अखिलेश की वजह से है। यदि महाराष्ट्र में है तो उद्धव का, यकीनन उसमें उद्धव की सिंपैथी कांग्रेस को भी लोकसभा में अच्छी सीटें दिलवा गई। तो उनको पता है कि यदि हम वहां पे केजरीवाल के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो फिर वहां पे बीजेपी के खिलाफ की लड़ाई कमजोर होगी, इसलिए केजरीवाल के साथ खड़े हो गए। अब कांग्रेस की दुविधा यह है कि कांग्रेस दिल्ली में लगातार सरकार में बनी रही, शीला दीक्षित ने शानदार 2 विजय हासिल की, और आम आदमी पार्टी जीती है तो दिल्ली में कांग्रेस को हरा के जीती है। कांग्रेस का वोट बैंक ही आम आदमी पार्टी ने खिसका लिया। बीजेपी का वोट बैंक, चाहे वो 20 सीटें मिले, 33 सीटें मिले, बाय एंड लार्ज वही फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो वो लगातार वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और कांग्रेस का वोट बैंक यदि कांग्रेस के पास वापस जाता है तो आम आदमी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो नहीं जाता हुआ दिखाई देता, क्योंकि कांग्रेस में कोई दिल्ली का नेता ही नहीं है। शीला दीक्षित के बाद कौन है मुझे बताइए। शीला दीक्षित के पैरेलल अजय माकन खड़े होते थे, लेकिन माकन साहब इतने आम आदमी पार्टी से डर गए कि एक चुनाव में तो लड़ने ही भाग गए थे, चुनाव छोड़ के। लवली एक नेता बनने का प्रयास कर रहे थे, लवली भग लिए बीजेपी में, वहां कुछ नहीं मिला तो उनको लगा वहां सूखी रोटी खाने का अच्छा है, या थोड़ा तो घी तो मिल जाता है रोटी पे कांग्रेस में, तो वापस आ गए यहां पे। अलका लांबा
बताइए कहां थी? वहां थी, आम आदमी पार्टी में, वहां से आ गई। तो ये सब शटलर्स है, सत्ता का मक्खन खाने इधर उधर जाते हैं। कांग्रेस के साथ यदि लॉयल रहना ही है तो ऐसे कई कांग्रेस के नेता हैं। जेपी अग्रवाल है, लगा है बेचारा, उम्र निकल गई, कुछ मिले ना मिले कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे लोग फिर हाशिए पे चले जाते हैं जब ये बाहर से, ये जो टूरिस्ट है, पॉलिटिकल टूरिज्म वाले, ये जब फिर अपने ठिए पे आ जाते हैं, फिर उनको अगले गर्मियों की छुट्टी में नया डेस्टिनेशन ढूंढते, कहा जाए ना जाए, और इनको मिलता है। क्योंकि आज के डेट में कांग्रेस में लॉयल्टी की कोई कीमत नहीं। तो वो जो कुनबा सारा आया, तो एक मैसेज देने का प्रयास किया गोदी मीडिया ने कि इंडिया गठबंधन टूट गया। फिर कांग्रेस को भी लगा अब क्या करें, उन्होंने भी लोकसभा के लिए हुआ था। फिर स्टैलिन और शरद पवार एक्टिव हुए, उन्हें कहा था ठीक है लोकसभा के लिए, लेकिन महाराष्ट्र में तो इंडिया गठबंधन बचा है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ये साथ है, उद्धव ठाकरे और हम साथ हैं। फिर वहां से फिर जो वहां पे बड़े बोले, मुझे कई बार तो मतलब कई लोग कहते, मुझे शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने, एक दो सांसदों ने मुझे ये बोल दिया, बताइए उद्धव ठाकरे के, कि आप सबको स्लीपर सेल कहते हैं बीजेपी के, कांग्रेस, हमारे पार्टी में भी हमको लगता है ये स्लीपर सेल है। कई बार पार्टी की दुविधा, संजय राउत कई बार ऐसी स्थिति कर देती है पार्टी की कि हमको समझ में नहीं आता क्या करें। तो वो उन्होंने भी फिर बाद में कहा कि उन्होंने धमकी दी थी, इंडिया गठबंधन इस बार टूट गया तो फिर नहीं बनेगा। अरे भाई साहब, कांग्रेस का कुछ नहीं जाएगा। कांग्रेस चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आए, महाराष्ट्र नहीं आए, उनके पास कर्नाटक है, उनके पास तेलंगाना है, उनके पास हिमाचल है। अरे आपका कॉर्पोरेशन चला गया तो आप कहां हैं? ये कोई समझाने के लिए चाहिए, वो पॉलिटिकल समझ चाहिए। अब होता क्या था, कल सपोज एक हाइपोथेटिकल मैं बोलता हूं, आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने के लिए 2 उम्मीदवार कम पड़ते हैं और कांग्रेस के पास 4 उम्मीदवार आते हैं चुनाव जीत के। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किस मुंह से, एक तो दरवाजा खुला चाहिए ना आशीष जी। प्रियंका गांधी आम आदमी पार्टी को बोलेगी, बीजेपी को बोलेगी, पवन खेड़ा बोलेंगे, अजय माकन बोलेंगे, सचिन पायलट बोलेंगे, आपके खरगे साहब बोलेंगे, ये सारे तमाम नेता टूट पड़ेंगे आम आदमी पार्टी पे। एक दरवाजा चाहिए खुला। ये कांग्रेस में अहमद पटेल काम किया करते थे। अहमद पटेल को आप किसी बड़े रैली में भाषण देते हुए, ललकारते हुए नहीं देखते थे। बड़े बड़े चुनाव होते थे, अहमद पटेल का स्टार प्रचारकों में कभी नाम नहीं होता था। अहमद पटेल पीछे रहते थे, अक्रॉस द पार्टी लाइन उनका एक संबंध था। और जब सरकार बनाने की बात आती थी तो जिनके खिलाफ तमाम ये आग उगलते थे बाकी नेता, अहमद पटेल जाके बात करके, क्योंकि अहमद पटेल ने कभी किसी को भरा बुरा कहा नहीं, हमेशा भाई साहब करके बात की, तो अहमद पटेल के लिए एंट्री भी होती थी। वो एंट्री आज अहमद पटेल जाने के बाद कौन काम करेगा, ये मुझे बताइए। एक बहुत बड़े इंडिया गठबंधन के नेता ने कहा, बहुत बड़े, मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो कांग्रेस के नहीं है, उन्होंने कहा कि वंस वेणुगोपाल कॉल्ड मी एंड ही सेड आई एम वेणुगोपाल। आई सेड हु वेणुगोपाल? ही सेड जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। ही सेड आई डोंट नो यू। उन्हें कहा अशोक जी मेरी उम्र देखिए, मैं सोनिया जी के साथ बैठ के बराबरी से बात करता हूं, राहुल जी मेरे पास आके बात करते हैं, ना वेणुगोपाल विल डिस्कस विथ मी ऑन द मैटर्स ऑफ कोलिशन ना। वो होगा आपकी पार्टी में महान आदमी, आपको लगता होगा बहुत बड़ा नेता है, आपने जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया उनको। मेरे लिए वो नेता नहीं। मैं बोलूंगा तो मैं गुलाम नबी आजाद से बात कर सकता हूं, मैं खरगे साहब से बात कर सकता हूं। तब खरगे बने नहीं थे, अध्यक्ष बने नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमको भी कंफर्ट लेवल चाहिए। एक कल परसों का लड़का आके हमसे बोलेगा कि हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं राहुल की पीठ सुनती है, राहुल भी मुझे
टाइम लेके मेरे ऑफिस इसमें आते हैं, बंगले पे, और मुझे पूछते कि आई वांटेड टू नो समथिंग अबाउट दिस कोऑपरेटिव दिस थिंग। उनको पता है कि भाई हम सीनियर है इतने सालों से। नो समबडी कॉलिंग, आई एम कॉलिंग वेणुगोपाल, आई वांट टू टॉक टू यू। हु वेणुगोपाल? ये स्थिति वहां बन गई है। तो मुझे लगता है कि अब ये काम राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, अक्रॉस द पार्टी लाइन जो बात करनी होगी। सोनिया जी भी ये काम करती है, लेकिन सोनिया जी की अब तबियत दिन ब दिन, उनको अब रेस्ट की जरूरत है। दूसरी बात, राहुल का एक नेचर है, यदि उन्होंने किसी के खिलाफ फ्रंट खोल दिया, वो राजनीति में अच्छा नेचर नहीं माना जाता, वो उनका दोष है, वो नेचर नहीं, दोष है उनका। राजनीति में आपको बेशरम होना होता है, कल किसी को गाली दो फिर हंसते हुए उसको मिलना होता है। राहुल गांधी का पोजीशन लेते हैं तो फिर वो बेंड नहीं होते, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शायद पोजीशन लेने में तैयार नहीं है, इसलिए प्रचारक नहीं है। अब यहां आप दिल्ली में वोट मांगोगे और बीजेपी को कोसोगे, कैसा होगा? सत्ता में तो आम आदमी पार्टी है, भले ही सत्ता का सारा कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि अधिकारी नहीं है इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो एक वो कारण हो सकता है कि वो बैकआउट हो गया, और वो अच्छा सेंसिबल कारण है। एक आदमी चाहिए, एक आदमी, मुझे लगता है, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, हो सकता है कि मैं बहुत 100% गलत हूं। एक आदमी अहमद पटेल के बाद उनके पास था, जिनका नाम गुलाम नबी आजाद था, जो अक्रॉस द पार्टी लाइन सबसे संबंध थे उनके। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि वो G20 में घुस गए, वो G23 में। और G23 का क्रिएशन क्या था? ये कौन थे G23? ये G23 वो लोग थे जो पूर्ण रूप से, जिसका रिमोट अहमद भाई के हाथ था, क्योंकि अहमद भाई पार्टी के क्राइसिस मैनेजर थे, और क्राइसिस मैनेजर के लिए लगातार क्राइसिस बने रहना जरूरी होता है। पार्टी में क्राइसिस ही नहीं होंगे तो फिर मैनेजर को औकात ही नहीं रहेगी कुछ। अपना इंपॉर्टेंस बनाने के लिए वो हमेशा छोटे मोटे क्राइसिस करते रहते थे, नहीं तो पार्टी तो चल ही रही थी। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे ही दिया था। अब खड़गे साहब आने के बाद ऐसा क्या हो गया मूलचूल परिवर्तन? पार्टी उसी ढर्रे पे चल रही ना। पहले भी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन यही आदमी थे, पहले भी वही काम करते थे। पार्टी डुबाने का काम पहले भी वो करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। क्या खड़गे साहब ने जो भाषण दिया कि नीचे से ऊपर तक बदलाव करना है, कहीं होते हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? कहीं नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो कोई नहीं, सिर्फ खड़गे नाम के एक सीनियर व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति अध्यक्ष पद पे बैठे। पार्टी उसी ढर्रे पे चल रही है। वही लोग हैं जो खड़गे जी नहीं थे तब भी पार्टी चला रहे थे, आज भी वो लोग वही पार्टी चला रहे हैं, आज भी बीजेपी को वही लोग जितवा रहे हैं। ये हम बोल रहे, हम जान रहे, राहुल गांधी जी भी जानते हैं अच्छी तरह से, वो सब जानते हैं, लेकिन एक्ट क्यों नहीं करते, इनको क्यों झेल रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। लेकिन फिर उन्होंने एक विंडो अपनी खुद की तैयार की, मुझे लगता है, जहां अक्रॉस द पार्टी लाइन वो जाके बात करेंगे। अभी बिहार गए थे, वो गए थे कांग्रेस पार्टी की बात करने, कांग्रेस के अपने कार्यक्रम में, लेकिन होटल में तेजस्वी मिले उनसे, हाथ मिलाया, बातचीत हुई, एक भले 1-2 मिनट बात हुई, एक दूसरे क्रॉस किया। नहीं, उसके बाद आगे और बढ़ा। उसके बाद घर गए, घर पे गए, वहां पर सभी बहनें, मतलब कई बहनें थी, तेजस्वी, राबड़ी। अब यदि राहुल गांधी आम आदमी, ये तेजस्वी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया करके उनको भला बुरा कहते, तो किस मुंह से उनके घर जाते? ये न्यू ब्रीड ऑफ पॉलिटिक्स है, जहां उनको शर्म आती है। अभी बेशरमपना की, वो बेशरम होने की परत राहुल गांधी पे चढ़ी नहीं है। बाकी तो सब निर्लज्ज है, बाकी तो सब निर्लज्ज है, कल गाली देके फिर गले लगते हैं। हाँ, बताएंगे। बीजेपी ने तो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बीजेपी ने तो इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब जिस अजित पवार को भ्रष्टतम भ्रष्ट कहते थे, उनको साथ मिलके गए। जिन लोगों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेके ईडी की रेड करवाई किरीट सोमैया ने, वो बेचारा घर पे दुख के बैठा है, क्या बोलेगा? मीडिया पूछता है, अरे वो तो आपके मंत्री बन गए आपके कैबिनेट में,
मैं क्या करूं, वो तो हाईकमान ऊपर वाले दिल्ली वाले, मैं नहीं कुछ करता। बेचारे ऐसे, मतलब दयनीय स्थिति है उस आदमी की। नहीं वो तो उनको थोड़ी शर्म है, इसलिए लोग वो फेस नहीं कर पाते। लेकिन हमारे देवेंद्र फडणवीस देखिए, जिस अजित पवार को चक्की पिसवा रहे थे, आज दोनों मिलकर बढ़िया रोटी खा रहे, पराठा खा रहे, उसी चक्की के आटे का पराठा खा रहे हैं सब पराठा खा रहे। ये। तो इसीलिए ये जो 3 रैलियां लगातार कैंसिल हो गई, मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। दरवाजे हमेशा बंद नहीं होने चाहिए, संवादहीनता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संवाद बना रहे। संवाद कैसा बना रहेगा? या संजय सिंह उनको गाली देंगे, वो उनको गाली देंगे, तो फिर बात कौन करेगा? फिर एक बात करने वाला आदमी चाहिए। राहुल गांधी यदि खिलाफ बोलेंगे नहीं, तो राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे। तो संवाद बनाने की जगह है, एक विंडो ओपन करने का प्रयास भाई देखिए, कांग्रेस तब ताकत से चुनाव लड़ रही है, आशा पे देखिए, आशा पे उम्मीद है। हम भले ही कहे कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि 5-6 सीटें तो उनको मिलनी चाहिए, ये उनका आकलन है। और उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्यों नहीं? भाई एक पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो वो थोड़ी कहेंगे कि हम बिना सीट के लिए 2% के लिए वोट बढ़ने के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस 6 नहीं, कांग्रेस 10 सीटें ले सकती थी, लेकिन कांग्रेस फिर 5 साल एक्टिव रहती। 5 साल तक कांग्रेस जद्दोजहद में रही कि दिल्ली का नेतृत्व कौन करेगी, दिल्ली किसके पास जाएगी? कोई वहां से यादव लेके आता है, कोई कहां से लाता है, और हर एक के पीछे बैगेज है, अकूट भ्रष्टाचार का बैगेज है। नहीं वो तो खैर कांग्रेस के भीतर के भ्रष्टाचार पर तो हम लोग इतने बार बता चुके हैं कि अब दर्शक तमाम एक एक कड़ी को समझ चुके हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके राहुल का इस तरीके से घर में बैठना, इससे कांग्रेस के भीतर तनाव उतना नहीं होगा, न कांग्रेस के प्रत्याशियों पर उतना शिकन होगा, जितना मोदी शाह टेंशन में इससे हैं। उनको खबर ही नहीं लगी, और उनका जो सपना उन्होंने देखा था कि शीश महल में अब केजरीवाल नहीं हम रहेंगे, भाई शीश महल तो किसी न किसी को होगा ही, जिस शीश बिल्कुल। महल की चर्चा कर रहे हैं, उस शीश महल के शीशे जो है तोड़ दिया राहुल गांधी ने। एक मसला और भी है इसमें, इंडिया अलायंस के अगर पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि अगर एक जगह पर फोकस ना करके पूरा अगर देखेंगे तो बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। महाराष्ट्र में बार बार संजय राउत जैसे नेताओं ने कहा कि खत्म हो गया, लोकसभा चुनाव के लिए था। इंडिया अलायंस के कोई भी पार्टनर किसी भी सूबे में हो, राहुल, आपने बड़ा अच्छा किया कि राहुल के उस करेक्टर को जो हाईलाइट किया कि राहुल का वो करेक्टर ही मेन है घर में बैठने की वजह। नहीं मोदी वाला करेक्टर होता तो ठीक है, आओ आज गाली देंगे, कल बैठ करके चलो साथ में पराठा खा लेंगे। राहुल का आप ओवरऑल देखिए, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, संजय राउत इतना कुछ बोलते हैं, कभी रिएक्ट नहीं किया। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को लेकर के क्या नहीं कहा, कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी ने कभी रिएक्ट नहीं किया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सेकंड लेवल के नेताओं में कितनी तू मैं हुई। कमलनाथ ने कौन अखिलेश बोल दिया, कौन अखिलेश, कौन कमलनाथ जैसे नेता, उनको तो पता नहीं क्या अपने आप को समझ लिए थे कि अखिलेश को। नहीं, कमलनाथ की स्क्रिप्ट भी बीजेपी से आई थी। हाँ तो वो देखिए, लेकिन राहुल ने कभी भी नहीं, जब गठबंधन टूटने के कगार में पहुंच गया तब राहुल की एंट्री हुई, राहुल ने कभी नहीं कुछ बोला। लालू परिवार के साथ तो बहुत ही अच्छे संबंध है, लालू यादव को तो बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं, तो कहीं सिंगल ऐसा उदाहरण नहीं है। स्टालिन के साथ तो उनका फिटनेस वाला भी मैचिंग है, फिटनेस मंत्र भी मिलता है, साइकिलिंग और फिटनेस पर जोर देना। कोई भी ऐसा कुछ लाई नहीं है जिसके प्रॉब्लम, साथ कुछ क्राइसिस आए, कुछ प्रॉब्लम आए, पॉलिटिकल हो या कोई टेक्निकल इश्यूज हो या कोई इंटरनेशनल इश्यूज हो, कोई मसला हो, तो शरद पवार को याद करते हैं। हाँ हाँ, वही कर रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई और एक शरद भी ऐसा पवार जी उदाहरण का ये नहीं है। स्टेटमेंट है कि जब राहुल डिस्कस करते हैं कोई इशू को, हाँ, तब पता पड़ता है कि ये आदमी कितना कितना स्टडी करके आया है मेरे पास। हम्म, तो ये इंपॉर्टेंट यही है कि किसी के साथ ऐसा नहीं है। तो फिर दिल्ली में अब रैली करने जाएंगे, एक सॉफ्ट सा छोड़ा था कि पेरिस बनाने का वादा करने वाले दिल्ली के गंदगी को देख लें, उतने से ही खलबली मच गई थी दिल्ली में। अब खुल के चुनावी मैदान में आएंगे आमने सामने, तो फिर
वो मर्यादा पार होगी। अखिलेश ने भी, ये दोनों तरफ से है, अखिलेश ने चुनाव में कई बार सीट न मिलने पे नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बयान के बाद अखिलेश को बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन राहुल गांधी पर टीका टिप्पणी नहीं की। ममता बनर्जी ने अधीर रंजन चौधरी को सब नीचे से ऊपर तक पूरा उनका हुलिया बता दिया, राहुल पर कभी ओछी टिप्पणी नहीं की। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तो ये राहुल गांधी पे ओछी टिप्पणी करने का पूरा कोटा जो है वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पूरा कर देते हैं। पूरा कर देते हैं। लेकिन एक सवाल, एक जरा कांग्रेस के लिए थोड़ा कठोर सा सवाल है, सिर्फ मैं कांग्रेस समर्थकों के दृष्टि से देखना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस को बचाने के लिए कांग्रेस को कब तक स्टेक पर लगाया जाएगा? यह भी प्रश्न क्या राहुल गांधी के लिए सोचने का है नहीं क्या? यही है। देखिए क्या होता है आशीष, जब कांग्रेस ये अपना वजूद बता देगी, हर चीज, देखिए हर चीज का एक महत्व होता है। आज नरेंद्र मोदी ये सब कुछ क्यों है, अमित शाह सब कुछ क्यों है? क्योंकि एन केन प्रकरण चुनाव जितवा के लाते हैं, सरकार बनवाते रहते हैं, बनी हुई सरकार गिरा के फिर अपनी बनाते हैं, तो लोगों को विश्वास है। अब कांग्रेस लोकसभा में 100 सीटें लेके आई, 99 खुद की है, एक उनको उनका ही इंडिपेंडेंट, कांग्रेस पार्टी का इंडिपेंडेंट सांगली का लड़ा, वो वापस आ गया, और एक भाई यादव, पप्पू यादव साथ में, तो 101 सीट हो गई आपकी। अब इसमें ओरिजिनल कांग्रेस की सीट लेती है। कांग्रेस कर्नाटक में मार खा गई, तेलंगाना में मार खा गई, छत्तीसगढ़ में मार खा गई, मध्य प्रदेश में मार खा गई, हरियाणा में मार खा गई, गुजरात में मार खा गई, वो आसाम में मार खा गई, और हिमाचल में मार खा गई, उत्तराखंड में मार खा गई। ये तमाम राज्य मैंने वो गिनाए आपको जो राज्य बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, या बीच में कोई नहीं है। जहां कांग्रेस यदि 50 सीट और ले लेती, कांग्रेस ने राजस्थान में सीटें कैसी ली? 25 भाव, 50, 25, 20। इन राज्यों में कांग्रेस की 25 सीटें बढ़ती तो आज स्थिति ही अलग होती। लेकिन कांग्रेस, टोटल सीटें कांग्रेस के पास जहां बीजेपी के सामने लड़ती है वह 28 सीटें हैं। वो 165 170 सीटों का खेल है, उसमें से सिर्फ ये 28 सीटें जीत पाए। यदि वहां 60 भी सीटें जीतते, 50 भी सीटें जीतते, 50 बहुत थी, तो खेल हो जाता। तो उनको सबको लगता है कांग्रेस ने सीटें जीती यूपी में अखिलेश की वजह से, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा आंकड़ा लिया उद्धव और शरद पवार की वजह से। थोड़ा बहुत जिधर भी आपने जीता है वो कौन सा जीता है? उधार की सिंदूर पे ही है ना। तो फिर रीजनल पार्टीज को लगता है कि यार ये कांग्रेस का नेतृत्व हम क्यों झेले? कांग्रेस के पास जो है बताने के लिए वो तो हमने ही दिया हुआ है। उनका अपना क्या है? मतलब एक छोटा सा, मैं मुझे एक मिनट दे दीजिए, एक बढ़िया जोक सुनाता हूं मैं। एक लड़का फोन करता है एक मित्र को, बोले रात को पार्टी पे आएगा? पार्टी रखी है मैंने फार्म हाउस पे। बोला बस तू कुछ नहीं करना, तू थोड़ी वो कुछ स्नैक्स और चखना टाइप लेके आना, बस इतना ही करना, 6-7 लोग हैं। बोले बस इतना ही? बोले हाँ। दूसरे को फोन पड़ता है, बोलता है यार सारी व्यवस्था हो गई, बस तेरा फार्म हाउस चाहिए, बस तुझे सिर्फ फार्म हाउस देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बोलता बस फार्म हाउस? बोलेगा। एक को फोन करता है, बोले सारी व्यवस्था हो गई, बस तू मुर्गे की व्यवस्था कर दे, 10 लोगों के लिए 3-4 मुर्गे बनवा के ला। एक को बोलता सारी व्यवस्था हो गई, रोटी बनवा के ला। सबसे सामान मंगवाता है और खुद अकेला जाता है, वो कुछ नहीं करता, ये जस्ट कोऑर्डिनेटर। और सबको लगता है कि देखो मैंने मुर्गा लिया लेकिन मेरी सारी व्यवस्था इसने की मेरी। फार्म हाउस वाले को लगता है कितना मेरे से बस फार्म हाउस ही लिया उसने, और बाकी खाना पीना सब मेरा हो रहा है, इसमें पूरी पार्टी हो गई दोस्तों की। कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, अखिलेश से कुछ सीटें मांग रही है, इससे सीटें ले रहा हूं, उससे ये लेगा, उससे ये लेगा। तुम्हारा खुद का क्या? एक दिन तो एक्सपोज होगा ना, ये हो गया। इसलिए कांग्रेस को बार बार लड़ना पड़ता है वजूद, मतलब इंडिया गठबंधन बचाने के लिए। यदि कांग्रेस 200 सीट पे होती, कांग्रेस 150 सीटें अपने बलबूते पे लाती,
कि जहां हम बीजेपी और हम आमने सामने, वहां आधी सीटें हमारी है, चलो 60 सीटें हमने ले ली, बाकी 160 पे कांग्रेस आती या 150 पे कांग्रेस आती, 140 पे कांग्रेस होती, तो उन लोगों को ये गुमान नहीं रहता कि कांग्रेस हमारे वजह से है। फिर दूध देने वाली गाय की लात भी अच्छी लगती है। फिर कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता, फिर नया नेतृत्व देने की बात नहीं करता। और कांग्रेस जहां बीजेपी है क्यों हारती है? क्या कभी कांग्रेस ने इसका अपना आत्मावलोकन किया? वो इसलिए हारती है आशीष, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से लड़ती नहीं। इन तमाम राज्यों में बीजेपी ही तय करती है कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। हाँ। मुझे एक बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा था, बोले क्या लिस्ट कौन की तरह, दोनों लिस्ट एक ही जगह से बनती है, छोड़िए ना। और लगता है जब टिकट बंटते हैं तो हारने के लिए टिकट दिए जाते हैं, किसी को जितवाने के लिए टिकट दिए जाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता थे, वो सिर्फ अपने और अपनी बेटी को चुनाव जितवाते थे। हाँ हाँ हाँ, नाम हम तो नाम लेके बताते हैं। नाम अरे मैं इसकी प्रमोद तिवारी, हाँ प्रमोद तिवारी। प्रमोद प्रमोद तिवारी तिवारी क्या करते थे? पूरा यूपी, पूरा यूपी होना, और वो भाई, खुद वही तो कभी कांग्रेस। पूरा यूपी की कांग्रेस कभी समाजवादी के गोद में दे दी, कभी बीजेपी के गोद में दे दी, अपनी सीट, अपने बेटी की सीट एक्सिक्योर कर ली। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जितवाने के लिए बाकी सीटें दूंगा, मेरे जितवाने के लिए तुम मुझे सीट दे दो। और कांग्रेस सालों उनको ढोती रही, अब राज्यसभा लेके आई, आज भी ढो रही है, राज्यसभा में ला रही है। उस आदमी का कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन इन यूपी? कांग्रेस को डुबाने का। अब हरियाणा में देखिए, हरियाणा में तो हमने जब उम्मीदवारों के नाम दिए और कैसा कैसा ऑब्लाइज किया, तो फिर कोर्ट का केस ठोक देते हैं। वो लेकिन ये नहीं बताते कि कौन सा कानूगुलू कौन सा सर्वे करके लाया था भाई। सुप्रिया सेनेट ने इतना बड़ा ट्वीट करके दे दिया कि हमारे यहाँ प्रोसेस होता है और ये होता है वो होता है। अरे प्रोसेस बदलो। डिपॉजिट जब्त होने वाले उम्मीदवार को तुम चुनाव जीतने लायक समझते हो, तो वो प्रोसेस में कोई तुम्हें फॉल्ट है। चुनाव दर चुनाव ऐसा कर रहे हो क्यों? मतलब ऐसा सर्वे, हाँ वाकई बिल्कुल, चुनाव हार जाए कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा सर्वे कि ऐसे प्रत्याशी को चुन के निकाला, ऐसा हीरा चुन के निकाला, चौथे नंबर पे है वो, पता चल रहा है। चौथे पांचवें नंबर, चौथे पांचवें। तो ये हालत है। खैर, कुल मिला के अभी जो राहुल गांधी जिस तरीके से बैठे हुए हैं, रैलियां नहीं हो रही हैं, वो सेहत खराब है या नहीं है। लेकिन एक जो पिछला अजय माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैंसिल हुई थी, जब स्टालिन से फोन पर बात की खबर आई थी, उससे अब तक के पूरे सीक्वेंस को जोड़ें, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी राहुल की सक्रियता से घबराई थी, और जिस तरीके से मोदी और शाह उत्साहित थे, भाजपा को राहुल से बड़ी उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें थी। राहुल गांधी ने फिर भाजपा को नाउम्मीद किया। और कुल मिला के अगर हम कहें तो राहुल की वजह से भाजपा उम्मीद से थी, तो उम्मीद से थी, लेकिन उम्मीदें टूट गई हैं। सपने जो है, मतलब खबर भी नहीं हुई और सपने तोड़ दिए हैं। कांग्रेस के लिए बहुत सारे आत्ममंथन के विषय हैं कि कैसे अपने पैरों पर खड़े हो, मोदी जी वाले आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर कैसे जाए। लेकिन इंडिया अलायंस को बचाने के लिए, नेशन वाइड अगर इसको स्ट्रांग रखना है, एक रखना है, तो इसके लिए राहुल गांधी ने जो ये कदम बढ़ाया है, जैसी चर्चा है, तो ये बड़ा ही सोचा समझा है। अब हम मास्टर स्ट्रोक और चाणक्य वाला फॉर्मूला और ये सब नहीं खेला वेला वाली बात नहीं है। खेला कर दिया या मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक वगैरह हो ना हो, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक प्लानिंग है ये। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।